1917 था। दुनिया युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठी थी और भारत भी एक ऐसे शासन तंत्र में जकड़ा था जहां उसके अपने संसाधन उसके ही विरुद्ध इस्तेमाल हो रहे थे। इन्हीं दिनों एक युवा भारतीय विद्यार्थी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। अमेरिका की खुली हवा, स्वतंत्र विचारों का माहौल और सामाजिक समानता की चर्चा ने उनके भीतर एक ऐसी दृष्टि विकसित की थी जो केवल राजनीति या समाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि अर्थव्यवस्था, शासन और प्रशासन तक गहराई में उतरती थी। उन्होंने महसूस किया कि यदि भारत को सही अर्थों में स्वतंत्र होना है तो केवल अंग्रेजों को सत्ता से हटाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उस सत्ता की आर्थिक रचना को भी समझना और बदलना होगा। इसी विचार की उपज थी उनकी महान डॉक्टरेट शोध प्रबंध द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। यह विषय सुनने में शायद जटिल लगे, पर डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में यह भारत की आत्मा को समझने की एक चाबी थी। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन ने भारत को केवल एक उपनिवेश नहीं बल्कि एक वित्तीय प्रयोगशाला बना दिया था। राजस्व की संरचना, सूबों की जिम्मेदारियां और खर्चों का वितरण सब कुछ इस तरह गढ़ा गया था कि भारत की जनता सदा कर्ज में रहे और इंग्लैंड की समृद्धि का पहिया घूमता रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले उस केंद्रीकृत शासन की जांच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से लेकर ब्रिटिश क्राउन के राज तक विकसित हुआ था। उन्होंने पाया कि शुरू में जब कंपनी शासन कर रही थी तब भी भारत के प्रांतों को कोई वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। सारा धन केंद्र यानी कंपनी के खजाने में जाता था, फिर वही धन सेना, प्रशासन और ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन पर खर्च होता था। भारत की जनता मेहनत करती थी, कर देती थी, पर उस कर का उपयोग उनके ही विकास में नहीं होता था। उन्होंने एक उदाहरण दिया। बंबई प्रांत में यदि खेती से टैक्स वसूला जाता था तो वह पैसा सिंचाई या किसानों की राहत में नहीं लगता था, बल्कि उसे बंगाल या मद्रास की सेना पर खर्च कर दिया जाता था। यानी वित्तीय नीति में प्रांतीयता नहीं थी, सब कुछ केंद्रीय लूट था। लेकिन 1858 में जब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया तब थोड़ी बहुत संरचनात्मक सुधारों की बात हुई। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड लिटन जैसे गवर्नर जनरल्स ने प्रांतीय वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की। इसका उद्देश्य यह बताया गया कि प्रांत अपने राजस्व और व्यय की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। परंतु अंबेडकर ने इस सुधार की असलियत खोली। उन्होंने लिखा कि यह विकेंद्रीकरण केवल नाम का था, क्योंकि केंद्र अब भी यह तय करता था कि प्रांत कितना खर्च करेंगे और किस पर करेंगे। उन्होंने एक सशक्त उदाहरण के रूप में प्रोविंशियल सेटलमेंट सिस्टम का विश्लेषण किया, जिसमें प्रत्येक प्रांत को कुछ निश्चित आय व्यय की सीमा दी जाती थी। यदि किसी प्रांत की आमदनी बढ़ जाती तो वह लाभ केंद्र के खाते में चला जाता, पर यदि घाटा होता तो उसकी भरपाई प्रांत को ही करनी पड़ती। यानी प्रांतों के पास लाभ बांटने का अधिकार नहीं था, लेकिन नुकसान की जिम्मेदारी उन पर थी। अंबेडकर ने इसे अनइक्वल पार्टनरशिप कहा, असमान साझेदारी। इस व्यवस्था में उन्होंने गहरा अन्याय देखा। उन्होंने कहा कि भारत में कर जनता देती है, पर उसका उपयोग जनता की भलाई में नहीं होता है, उसका उपयोग साम्राज्य को बनाए रखने में होता है। उनके शब्दों में यह कोई वित्तीय नीति नहीं बल्कि शोषण की गणितीय योजना थी। उनका विश्लेषण केवल आरोप नहीं था, वह ठोस आंकड़ों पर आधारित था। उन्होंने उस समय के वित्तीय आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों और ब्रिटिश संसद के दस्तावेजों का अध्ययन किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे आय का अधिकांश भाग भूमि कर, उत्पाद शुल्क, नमक कर आदि गरीब जनता से लिया जाता था, पर उसे या तो रक्षा पर खर्च किया जाता था या फिर ब्रिटिश अफसरों की पेंशन पर, जो भारत छोड़ चुके थे। इसे उन्होंने होम चार्जेस कहा, यानी भारत पर लादे गए विदेशी खर्चों का बोझ। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी प्रणाली को फिस्कल ड्रेन यानी धन निकासी की प्रणाली कहा, और यहीं से उनका वह आर्थिक राष्ट्रवाद जन्मा जिसने बाद में स्वराज को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश शासन की इस नीति ने भारत के प्रांतों को आत्मनिर्भर होने से रोक दिया था। बंगाल, बंबई, मद्रास जैसे समृद्ध प्रांत भी वित्तीय दृष्टि से केंद्र के अधीन थे। उन्हें ना तो अपने संसाधनों पर अधिकार था, न अपने खर्चों पर नियंत्रण। इस शोध का उनका एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि उन्होंने वित्तीय जिम्मेदारी यानी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत स्पष्ट किया। उनका तर्क था
कि जब तक प्रांतों को अपने बजट पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक कोई भी उत्तरदायी शासन असंभव है। वे कहते हैं कि राजनीतिक उत्तरदायित्व तभी सार्थक होगा जब उसके साथ वित्तीय स्वतंत्रता भी जुड़ी हो। यह वाक्य बाद में भारत के संविधान में वित्तीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म की जड़ बना। आज जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बांटने की व्यवस्था है, उसकी वैचारिक प्रेरणा यहीं से ली जा सकती है। अंबेडकर ने इस ग्रंथ में केवल वित्त का अध्ययन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने शासन की आत्मा को समझने का प्रयत्न किया था। उनके लिए अर्थशास्त्र और राजनीति अलग नहीं थे। वे कहते थे कि जो शासन आर्थिक रूप से अन्यायपूर्ण है, वह नैतिक रूप से भी अन्यायपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण ने उन्हें एक अनोखा विचारक बना दिया। जहां अन्य लोग केवल राजनीतिक आजादी की बात कर रहे थे, वहां अंबेडकर आर्थिक आजादी की बुनियाद रख रहे थे। उनकी भाषा विद्वतापूर्ण थी, पर उद्देश्य सामाजिक था। वे जानते थे कि जब तक आर्थिक ढांचा आम आदमी के हित में नहीं बदलेगा, तब तक समाज की बराबरी का सपना अधूरा रहेगा। कोलंबिया में इस शोध के दौरान वे अनेक पश्चिमी विद्वानों से प्रभावित हुए, जैसे एडम स्मिथ, J.S. मिल और जॉन मेनार्ड केन्स। लेकिन उन्होंने उन्हें आंख मूंद कर नहीं अपनाया। उन्होंने उनकी आलोचना की दृष्टि से भारत की समस्याओं पर प्रयोग किया। वे कहते थे कि पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य को उपभोक्ता के रूप में देखा है, मैंने उसे पीड़ित नागरिक के रूप में देखा है। इस बात को उनके बाद के ग्रंथों में और गहराई से सामने आया, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और स्टेट एंड माइनॉरिटीज। जब उनका यह शोध 1917 में पूरा हुआ, तब कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इसे अत्यंत मौलिक और ऐतिहासिक योगदान के रूप में स्वीकार किया। भारत लौटने पर जब उन्होंने इसे अपने मित्रों और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को दिखाया, तो कईयों ने कहा कि यह केवल अकादमिक अध्ययन नहीं, यह शासन सुधार का खाका है। डॉक्टर अंबेडकर के मन में उस समय एक गहरी पीड़ा और एक गहरा निश्चय दोनों थे। वे जानते थे कि जिस देश का वित्त पर अधिकार विदेशी हाथों में है, उस देश की जनता कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। और इसीलिए उन्होंने अपने इस अध्ययन को केवल थीसिस नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपने जीवन की वैचारिक यात्रा का हिस्सा बना दिया। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि भारत की आज़ादी केवल झंडा फहराने से नहीं आएगी, बल्कि अपने संसाधनों और बजट पर जनता के अधिकार से आएगी। उन्होंने इस शोध से यह सिद्ध किया कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण तभी सफल होगा जब वित्तीय विकेंद्रीकरण होगा। यही कारण है कि जब बाद में वे संविधान सभा में वित्तीय ढांचे पर बहस कर रहे थे, तब उन्होंने वही सिद्धांत दोहराया जो उन्होंने 1917 में लिखा था। राजनीति का अर्थ केवल शासन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का नैतिक उपयोग है। आज जब हम भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों, वित्त आयोग की भूमिका या राज्यों की राजस्व स्वायत्तता पर चर्चा करते हैं, तो उसके पीछे अंबेडकर की वही विचारधारा काम करती है जो इस शोध में अंकुरित हुई थी। यह ग्रंथ अंबेडकर के ज्ञान, दृष्टि और प्रतिबद्धता का दस्तावेज है। इसमें कोई नारे नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, केवल कठोर तथ्यों पर आधारित सत्य है जो एक न्यायप्रिय समाज के निर्माण की नींव रखता है। और यही उनकी महानता थी। वे केवल सुधारक नहीं, बल्कि संगठन के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने व्यवस्था को समझा, उसका विश्लेषण किया और फिर उसका मानवीकरण किया। 1917 का यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, भारत की वित्तीय आत्मा के डॉक्टर थे। उन्होंने इतिहास को देखा, आंकड़ों को परखा और फिर एक ऐसी दृष्टि दी जिसमें अर्थशास्त्र और न्याय का मिलन हुआ। उनका यह कार्य आज भी हमें यह सिखाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब उसकी वित्तीय नीतियां उसके सबसे गरीब नागरिक के कल्याण पर आधारित हों, न कि साम्राज्य या पूंजी के लाभ पर। डॉक्टर अंबेडकर की यह थीसिस उस आवाज की तरह है जो कहती है, स्वराज केवल शासन बदलने का नाम नहीं है, यह वित्तीय न्याय की पुनर्स्थापना है।